हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो लेक्चर में मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ बीएससी सेकंड ईयर थर्मोडायनेमिक्स का ले रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने जो बात की थी वो था कूलिंग बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। तो वहाँ पे हमने थ्योरीज, एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात की थी कि कैसे रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन किया जा सकता है, क्या उसके सिद्धांत है, कौन सा लवण हमने लिया था, पैरामैग्नेटिक जो भी सॉल्ट लिया था, उसके रूप में हमने गैडोलिनियम सल्फेट लिया था। तो उससे कितना न्यून टेम्परेचर हम प्राप्त कर चुके थे, उसके बारे में डिस्कशन किया था। अब हम उस थ्योरी का, उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप का और थ्योरी का मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन देंगे कि उसके पीछे थर्मोडायनेमिक्स क्या है, क्या उसकी मैथमेटिक्स है। तो टॉपिक है हमारा मैथमेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। तो हमने उसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप में देखा था कि नलिका ए में उपस्थित अणुचुंबकीय लवण पर चुंबकीय क्षेत्र बी आरोपित करने पर यदि उसमें चुंबकन तीव्रता आई प्रेरित हो जाती है, आई मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। इससे पहले क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में हम प्रेशर अप्लाई करते थे और उसकी वजह से वॉल्यूम चेंज देखते थे। अब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी पर। तो परिणाम स्वरूप अणुचुंबकीय लवण पर कार्य कितना करेंगे हम कर रहे हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू बी डी आई। वहाँ पे क्या होता था, पी डी वी होता था, लेकिन पी प्रेशर अप्लाई नहीं करके क्या अप्लाई किया यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड। तो बी, वहाँ पे प्रेशर अप्लाई करने की वजह से वॉल्यूम चेंज होता था, यहाँ कौन चेंज हो रहा है, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ऑफ द मटेरियल। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, बी डी आई। स्पष्ट है कि अणुचुंबकीय पदार्थ या सिस्टम द्वारा कितना कार्य होगा, हम बीडीआई कर रहे हैं तो सिस्टम द्वारा कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अच्छा, कार्य सिस्टम द्वारा पीडीवी भी होगा, सिस्टम मतलब मटेरियल द्वारा, ठोस है यहाँ पे, तो ठोस का आयतन परिवर्तन जीरो होता है, तो पीडीवी, तो डीवी आयतन परिवर्तन क्या होता है ठोसों में, नगण्य। तो डीवी कितना हो जाएगा, जीरो। देयरफॉर हम केवल बीडीआई यूज करेंगे, पीडीवी को जीरो मान लेंगे क्योंकि यहाँ ठोस लिया है, यहाँ पे गैस और लिक्विड नहीं ली गई है। तो उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। सिस्टम द्वारा अवशोषित ऊष्मा उस सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और सिस्टम द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होगी। तो सिस्टम द्वारा किया गया कार्य में पीडीवी भी होगा और बीडीआई भी होगा, लेकिन चूंकि ठोस के में वॉल्यूम चेंज न के बराबर होता है इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन जीरो मान लेंगे। उष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस। अब वो जो समीकरण 3 मतलब उष्मागतिकी प्रथम नियम से आया था, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू माइनस बी डी आई, और दूसरा समीकरण क्या आया था, उष्मागतिकी के द्वितीय नियम से आया था और वो आया था डी एस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी या डी क्यू बराबर टी डी एस। समीकरण 3 और 4 से एक स्पष्ट है कि उष्मागतिकी के चारों जो भी मैक्सवेल के संबंध वैध रहेंगे। फर्क क्या हुआ सर, P की जगह माइनस बी से पी डी भी आता था, वहाँ P की जगह माइनस बी आया, उससे तुलना करें डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी, इससे तुलना करें तो डी क्यू डी यू तो था ही, पी डी वी की जगह P की जगह माइनस बी डी आया था, तो P को तो कैसे हो गया, माइनस बी से रिप्लेस कर देंगे और V को I से रिप्लेस कर देंगे, तो वही थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगी और मैक्सवेल के चारों समीकरण भी इसमें वैलिड रहेंगे। तो मैक्सवेल के तीसरा समीकरण हमने यूज कर लिया, ये पहले वाले लेक्चर में देख सकते हैं आप। तो डेल टी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू
डेल वी ओवर डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल एस को हम उष्मागतिकी के द्वितीय नियम से डेल क्यू अपॉन टी लिख सकते हैं, तो टी ऊपर चला जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमको हमको तो इस फ्रेम में मैक्सवेल के समीकरणों को या जो भी थर्मोडायनेमिक्स को वो हमको डीमैग्नेटाइजेशन फ्रेम में फिट कराना है। तो उसके लिए P को -B से रिप्लेस करो और V को किससे करो, I से। तो कर दिया हमने, P की जगह -B तो माइनस बाहर ले लिया और इसमें V की जगह I लिख दिया और B एच ए कॉन्स्टेंट, P की जगह P कॉन्स्टेंट था या B कॉन्स्टेंट हो जाएगा, माइनस को उधर भेज दिया। अब हमने आगे क्या किया, इस डेल आई अपॉन डेल क्यू क्या किया, डेल आई अपॉन डेल टी कर दिया और डेल टी अपॉन डेल क्यू एट कॉन्स्टेंट बी, ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट में जो है हम उस डेल क्यू अपॉन डेल टी जो था उधर, उसको हम नीचे ले आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, डेल क्यू ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट बी। अब हम जानते हैं कि डेल क्यू और डेल टी कॉन्स्टेंट पी को हम सीपी बोलते हैं, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। इन द सेम मैनर, इसी मैनर में डेल क्यू अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पे वो सी बी मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ द सिस्टम एट कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर इस चीज़ को, इस सिस्टम को हम, चूँकि बहुत बड़ा तो ज़्यादा तो ले नहीं सकते हैं, बहुत स्मॉल पार्ट ले सकते हैं, छोटा साइज ले सकते हैं सॉल्ट की, तो हमने कहा कि एकांक द्रव्यमान और एकांक आयतन का पदार्थ ले लिया। तो हम डेल क्यू और डेल टी एट कॉन्स्टेंट बी को क्या लिख सकते हैं, डी सी बी। डी क्या डेंसिटी है, जो एम अपॉन वी होगा और वो दोनों एकांक है, तो देयरफॉर यू बिकम्स यूनाइट या यूनिट, एकांक हो जाएगा। ये इक्वेशन 5 में रखेंगे वैल्यू तो इस तरह की मिल जाएगी हमको। और अकॉर्डिंग टू, चूँकि हमने पैरामैग्नेटिक सॉल्ट लिया है, जो गैडोलिनियम सल्फेट है वो पैरामैग्नेटिक है, और पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल्स हैं वो क्यूरी नियम का फॉलो करते हैं। क्यूरी का नियम है ये, काई इज इक्वल सी अपॉन टी, और काई को आई अपॉन एच भी लिखते हैं, जहाँ आई मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी है और एच मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये आपने छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। तो देयरफॉर एच को मैं बी अपॉन म्यू जीरो लिख सकता हूँ और म्यू जीरो ऊपर चला जाएगा तो म्यू जीरो आई अपॉन बी। तो मैं काई बराबर दोनों ही वैल्यू काई की है, तो सी अपॉन टी और म्यू जीरो आई अपॉन बी से मैं आई की वैल्यू निकाल लेता हूँ बी सी अपॉन म्यू जीरो टी, क्योंकि दोनों बराबर है। तो और इसका मैं कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रखते हुए टेम्परेचर सापेक्ष अवकलन कर देता हूँ, तो माइनस बी सी अपॉन म्यू जीरो टी स्क्वायर हो जाएगा। आगे जो है हमने उसमें कैलकुलेशन करने के बाद उस डेरिवेटिव का मान इसमें रख दिया, डेल टी और डेल बी एट कांस्टेंट। इस सी अपॉन म्यू जीरो डी को हमने ए मान लिया, तो ए कांस्टेंट, तो ऐसे बन जाएगा ये। और इसको हमने सेट कर लिया, टी को एक तरफ पार्स मतलब वेरिएबल का सेपरेशन कर लिया, मतलब टेम्परेचर एक साइड ले लिए और मैग्नेटिक फील्ड एक साइड ले लिए। अब यदि रुद्धोष्म विचुंबकनी परिभाषा लगाएंगे कि अब हम मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, पहले तो हाई था अब तुरंत जीरो कर देते, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बी से जीरो। और अगर उस केस में टेम्परेचर पहले T1 था बाद में घटकर T2 हो गया, तो इसका इन लिमिट में क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो T2 को सोल्व करेंगे, फाइनल टेम्परेचर जो डीमैग्नेटाइज करने के बाद आया है वो हमारा टेम्परेचर आएगा T2 इज इक्वल टू T1 इन मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस ए अपॉन सी बी अपॉन T1 का होल स्क्वायर और टोटल का स्क्वायर रूट। अभी इस समीकरण से एक बात तो साफ है कि B को अधिक लेंगे ना हम, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटाइज करेंगे शुरू में, तो शीतलन भी उतना ही अधिक होगा, मतलब टेम्परेचर की कमी आएगी ना ज़्यादा, B को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो शीतलन भी उतना ही अच्छा प्रभाव दिखाएगा। या फिर प्रारंभिक ताप को ज़्यादा ले लो,
ये सॉरी प्रारंभिक ताप को कम लेंगे तो ये फैक्टर ज़्यादा हो जाएगा, ये फैक्टर ज़्यादा हो जाएगा तो T2 कम हो जाएगा। तो बढ़िया शीतलन कराने के लिए या बेस्ट रिजल्ट प्राप्त करने के लिए फॉर कूलिंग के लिए आपको या तो प्रारंभिक मैग्नेटिक फील्ड अधिक लेना पड़ेगा या प्रारंभिक ताप कम लेना पड़ेगा, दोनों ही केस में हो जाएगा। और इस समीकरण 8 जो है इससे आप एक का मात्रक भी निकाल सकते हैं। एक के लिए सोल्व कर लेंगे इसको, तो T टेस्ला 2 बार आ गया तो टेस्ला स्क्वायर, सॉरी T टेम्परेचर है तो टेम्परेचर का केल्विन स्क्वायर, और B और डेल B 2 बार टेस्ला स्क्वायर, और CB क्या होता है विशिष्ट ऊष्मा, एकांक द्रव्यमान के पदार्थ का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, तो जूल पर किलोग्राम केल्विन। तो इसको सोल्व करेंगे, केल्विन कट जाएगा तो आपका क्या जूल केल्विन अपॉन किलोग्राम टेस्ला स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। तो आई होप ये मैथमेटिक्स जो एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन है जिसके माध्यम से हम कूलिंग करते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल की, वो समझने में सफल होंगे आप इस, और फ्रूटफुल भी होगा और एग्जाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही। तो थैंक यू फॉर डिस्कशन।